प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विराट जियो सीरीज में हम राजस्थान की नदियों का अध्ययन कर रहे हैं और हमने दोस्तों अफवाह प्रणाली के तहत आंतरिक अफवाह प्रणाली की नदियों का अध्ययन कर लिया है। अब हम आज अरब सागरीय अफवाह क्रम का अध्ययन करने वाले हैं। अब अरब सागरीय अफवाह क्रम का जब हम अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो अरब सागरीय क्षेत्र है, उस अरब सागरीय क्षेत्र में राजस्थान की जो नदियां हैं वो अपना जल ले जाती है और उस जल को जो है वो अरब सागरीय क्षेत्र में प्रवाहित किया जाता है। तो दोस्तों, जब हम लोग देखते थे जो अरब सागरीय क्षेत्र है, इस अरब सागरीय क्षेत्र के अंदर जो है ये तो हो गया अरब सागर। अब इस अरब सागर के अंदर तीन क्षेत्र हैं जहां पर ये नदियां जो है वो अपना जल का विसर्जन करती है। अब उसमें अगर अपन लोग देखें तो यहाँ पे जो ये क्षेत्र है आपके खंबात की खाड़ी। कौन सा क्षेत्र है ये? खंबात की खाड़ी। ठीक है। उसके बाद में अपन लोग देखते हैं तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपन लोग कहते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं इस क्षेत्र को अपन? कच्छ की खाड़ी। और उसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपन लोग कहते हैं कच्छ का रण। क्या कहते हैं? कच्छ का रण। तो जो भी ये राजस्थान की नदियां हैं, ये नदियां इन तीन क्षेत्रों में, अरब सागरीय क्षेत्र के इन तीन क्षेत्रों में अपना जो जल है वो ले जाती है। तो अरब सागरीय अफवाह क्रम की अगर अपन लोग मुख्य नदियों की बात करते हैं, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, तो यहाँ खंभात की खाड़ी में जो नदियां हैं वो है एक तो आपके माही नदी और एक है आपके साबरमती नदी। ठीक है। तो माही नदी और साबरमती नदी, ये दोनों नदियां अपना जल जो है वो कहां पर ले जाती है? खंभात की खाड़ी की ओर अपना जल ले जाती है। तो इसके लिए एक ट्रिक्स है दोस्तों, और वो ट्रिक्स क्या है? खम्मा घनी मारसाब। ट्रिक्स क्या है यहाँ पर? तो ट्रिक्स हो जाएगा खम्मा घनी मारसाब। ठीक है। तो इस ट्रिक्स से अपन लोग ये कह सकते हैं कि खंभात की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में माही और साबरमती जो नदियां हैं वो अपना जल ले जाती है। उसके बाद में जो है वो यहाँ पर एक ट्रिक्स आएगा कच्छ का रण से संबंधित, और वो ट्रिक्स क्या है? लूण करण सर। अब लूण करण सर से क्या चीज हो जाएगी? तो लूण यानी लूनी नदी। तो लूनी नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? कच्छ के रण की ओर। ठीक है। तो लूनी नदी अपना जल ले जाएगी कच्छ के रण की ओर। तो कच्छ के रण की ओर अपना जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? तो वो लूनी नदी है। उसके बाद फिर अपन लोग देखते हैं यहाँ कच्छ की खाड़ी। तो राजस्थान की जो पश्चिमी बनास नदी है, वो पश्चिमी बनास नदी जो है वो अपना जल कहाँ ले जाती है? कच्छ की खाड़ी की ओर ले जाती है। इस प्रकार से ये राजस्थान की अरब सागरीय अफवाह क्रम की नदियां हैं। अब अपन लोग जब इन नदियों का एक एक करके अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले जो अपन लोग अध्ययन करते हैं वो है पश्चिमी बनास नदी। तो एक एक करके जब अपन लोग इसका अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले अपन लोग किसका अध्ययन करेंगे? तो सबसे पहले अपन लोग अध्ययन करेंगे पश्चिमी बनास नदी का। ठीक है। अब जब अपन लोग पश्चिम बनास नदी की बात करते हैं, तो ये जो पश्चिम बनास नदी है वो निकलती कहाँ है? तो ये नदी निकलती है आप लोगों के सिरोही से, है ना। तो अपन लोग यहाँ पर देखते हैं पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी, तो ये एक तो बनास नदी वो है राजस्थान की जो पूर्व से होकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, लेकिन ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है बनास नदी। तो पश्चिम बनास नदी जो है वो निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है नया सानवारा गांव। कौन सा गांव है? नया सानवारा गांव। और ये नया सानवारा गांव कहाँ पर आता है? ये आता है आपके सिरोही में आता है। तो सिरोही के नया सानवारा गांव से ये जो नदी निकलती है वो नदी कौन सी है? पश्चिमी बनास नदी है। और यहाँ से निकलने के बाद में फिर जो है वो ये नदी कहाँ पर जाती है? गुजरात में जाती है। और गुजरात में जाने के बाद में ये नदी जो है वो कच्छ की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इस प्रकार से ये एक राजस्थान की नदी है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न कौन कौन से पूछे जा सकते हैं? तो एक तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये जो पश्चिमी बनास नदी है, ये पश्चिमी बनास नदी राजस्थान में कहाँ से होकर के निकलती है? नया सानवारा गांव सिरोही से होकर के निकलती है। और ये नदी जो है वो माउंट आबू की जो तलहटी है यानी आबू रोड, तो आबू रोड से होकर के निकलने वाली नदी कौन सी है? ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपके? इसका उत्तर आ जाएगा पश्चिमी बनास नदी। ठीक है। उसके बाद में फिर जब अपन लोग देखते हैं तो इसके ऊपर गुजरात के अंदर जो शहर बसे हुए हैं उसमें अपन लोग देखें तो एक शहर बसा हुआ है गुजरात में, दीसा शहर।
कौन सा शहर है इस नदी पर? दीसा शहर है गुजरात का। और इस पश्चिम बनास नदी पर गुजरात का एक जिला है ना, जहां से होकर के निकलती है, और वो जिला कौन सा है? बनासकांठा जिला से होकर के निकलती है। कौन से जिले से होकर के निकलती है ये? बनासकांठा जिले से होकर के निकलती है। तो ये दोनों क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं इस नदी पर? गुजरात के अंदर पड़ते हैं। अब अगर अपन लोग इस पश्चिम बनास नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं, तो इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? तो इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है सुकली अथवा सीपू, है ना। तो इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो इसकी सहायक नदी हो जाएगी सुकली अथवा सीपू, ये इसकी सहायक नदी हो जाएगी। कौन सी नदी की? पश्चिम बनास नदी की सहायक नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गई अपने पश्चिम बनास नदी। अब उसके बाद में फिर हम लोग जो है वो यहाँ से जिस नदी का अध्ययन करते हैं वो नदी है आप लोगों के साबरमती नदी। कौन सी नदी है? साबरमती नदी। अब जब हम लोग साबरमती नदी की बात करते हैं तो ये जो साबरमती नदी है इससे रिलेटेड भी कई बार जो है वो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग बात करते हैं साबरमती नदी। अब ये साबरमती नदी जो है वो निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है आप लोगों के उदयपुर के अंदर गोगुंदा से। कहाँ से होकर के निकलती है ये? उदयपुर में गोगुंदा से होकर के निकलती है। ठीक है, तो उदयपुर में गोगुंदा से इसका उद्गम है। तो उद्गम कहाँ पे हो जाएगा इसका? गोगुंदा। ठीक है, और गोगुंदा कहाँ पर है? उदयपुर। वहां से होकर के निकलने वाली नदी कौन सी है? ये नदी कौन सी हो जाएगी? साबरमती नदी। ठीक है, उसके बाद में फिर उदयपुर, और उदयपुर से फिर जो है वो सिरोही, और सिरोही से फिर ये जाएगी गुजरात, है ना। और गुजरात में जाने के बाद में फिर ये नदी जो है इसका जो जल है वो कहाँ पे जाकर के ये? तो खंबात की खाड़ी, है ना। तो कौन सा क्षेत्र आ जाएगा यहाँ पर? खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी में जाकर के और फिर ये नदी जो है वो अपने जल को खंबात की खाड़ी की ओर ले जाती है। तो ये हो गया आप लोगों के साबरमती नदी। अभी जब अपन लोग साबरमती नदी की बात करते हैं तो साबरमती नदी की जो कुल लंबाई है वो 320 किलोमीटर है ना। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर कुल लंबाई है, 320 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन इसमें से ये राजस्थान में कितनी बहती है? तो राजस्थान में ये 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है ना। तो राजस्थान में कितना प्रवाहित होती है? ये 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इस आधार पर एक प्रश्न बनता है, वो प्रश्न क्या बनता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम तो राजस्थान में होता है लेकिन जो गुजरात की मुख्य नदी बन जाती है? तो गुजरात की मुख्य नदी कौन सी बन जाती है? साबरमती नदी। ठीक है, तो इस साबरमती नदी के ऊपर जब अपन लोग देखते हैं तो यहाँ पे गुजरात के अंदर इस नदी से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो गुजरात में हैं? तो यहाँ जब अपन लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो इस नदी के ऊपर गुजरात में जो शहर बसा हुआ है वो कौन सा है? गांधीनगर, है ना। तो गुजरात में गांधीनगर जो है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद में इसके ऊपर जब अपन लोग देखते हैं तो गुजरात का एक जिला है, और वो जिला कौन सा है? साबरकांठा, है ना। तो साबरकांठा जिला से होकर के गुजरती है। तो जो साबरकांठा जिला है वो भी साबरमती नदी से रिलेटेड हो गया। अब यहाँ पे जब अपन लोग इस साबरमती नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो यहाँ पे हथमती है, सेई है, वेत्रक है, मानसी है, वाकल है, ये इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी, है ना। तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी? तो इसकी सहायक नदियां हैं, एक तो है आपके हथमती। कौन सी है? हथमती। उसके बाद में है सेई, उसके बाद में है आपके वेत्रक, उसके बाद में है आपके मानसी, उसके बाद में है आपके वाकल, है ना। तो सेई, वेत्रक, हथमती, मानसी और वाकल, ये जो नदियां हैं वो इस साबरमती नदी की सहायक नदियां हो जाएंगी। तो ये साबरमती नदी से रिलेटेड जब अपन लोग देखते हैं तो इसमें ये कुछ प्रश्न जो है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो बनती है। तो यहाँ पे ये उद्गम कहाँ पे होता है? गोगुंदा उदयपुर में। खत्म कहाँ होती है? खंबात की खाड़ी के अंदर गुजरात में। गुजरात में इसके ऊपर साबरकांठा और गांधीनगर बसे हुए हैं। कुल लंबाई इसकी 320 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है। ऐसी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है लेकिन गुजरात की मुख्य नदी बन जाती है। तथा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो हथमती, सेई, वेत्रक, मानसी और वाकल, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब इसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं इस अरब सागरी अफवाक्रम की एक और प्रमुख नदी, और वो नदी कौन सी है? माही नदी। अब माही नदी की जब अपन लोग बात करते हैं तो ये जो माही नदी है उसका उद्गम कहाँ पे होता है, और ये नदी जो है वो राजस्थान में कहाँ से होकर के प्रवाहित होती है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे।
तो जब अपन लोग माही नदी की बात करते हैं तो माही नदी जो आती है वो कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से होकर के आती है। कहाँ से होकर के आती है? मध्य प्रदेश से होकर के आती है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, उसमें अमरोरू की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? अमरोरू की पहाड़ियां। और इन अमरोरू की पहाड़ियों के अंदर जो है वो धार जिला है। ये जिला कौन सा है? धार जिला। तो धार जिले में अमरोरू की पहाड़ियां हैं और वहां पर एक मेहद झील है। कौन सी झील है? मेहद झील है। और इसी मेहद झील को हम लोग मुहू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहू। तो मेहद अथवा मुहू से होकर के ये नदी निकलती है। तो ये हो गया इस माही नदी का उद्गम क्षेत्र मध्य प्रदेश में। अब उद्गम के बाद में फिर जब अपन लोग देखते हैं तो ये जो माही नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है खांडू गांव से होकर के। कहां से प्रवेश करती है? राजस्थान में खांडू गांव से। तो राजस्थान में प्रवेश हो गया इसका, ठीक है। वो राजस्थान में प्रवेश कहां से करेगी? तो राजस्थान में प्रवेश करेगी खांडू गांव। और खांडू गांव किस जिले में है राजस्थान में? तो वो जिला कौन सा हो जाएगा आपके? बांसवाड़ा से प्रवेश करेगी। उसके बाद में फिर जो है वो ये नदी बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से फिर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से फिर जो है वो वापस यहाँ पे आकर के डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए कहाँ पर जाएगी? गुजरात में जाएगी। और गुजरात में जाकर के फिर ये नदी कहाँ पे जाकर के मिल जाएगी? तो खंबात की खाड़ी में इसका समाप्ति स्थल हो जाएगा, है ना। तो इसका समाप्ति स्थल कहाँ पे हो जाएगा? खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी जो है वो अरब सागरीय क्षेत्र है, तो वहां पे इस नदी का समाप्ति स्थल है। अब यहाँ पे जब अपन लोग देखते हैं तो ये नदी एक तो हो गया आप लोगों के बांसवाड़ा, ठीक है। उसके बाद में एक हो गया आप लोगों के प्रतापगढ़ और उसके बाद में फिर एक हो गया आप लोगों के डूंगरपुर। उनके बीच में से होकर के प्रवाहित होती है और यहाँ पे फिर गुजरात में प्रवेश कहाँ पे करती है? तो गुजरात में प्रवेश करती है। जो जिला है वो कौन सा है? पंचमहल जिले में गुजरात में प्रवेश करती है नदी। और उसके बाद में फिर ये नदी जो है वो आगे बढ़ जाती है। तो एक तो पंचमहल जिला है और उसके बाद में जब अपन लोग देखते हैं तो गुजरात में ही माही नदी पर एक और जिला है और वो जिला कौन सा है? माही सागर। कौन सा जिला है? माही सागर है, ठीक है। इस प्रकार से जो ये माही नदी है वो 3 राज्यों से होकर के बहती है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में फिर यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान और राजस्थान के बाद में फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके गुजरात। इन 3 राज्यों से होकर के बहती है, ठीक है। अब जब अपन लोग इसकी बात करते हैं तो इसकी जो कुल लंबाई है इन तीनों राज्यों में, वो कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है इन तीनों राज्यों में 576 किलोमीटर, है ना। तो कुल लंबाई कितनी हो गई? तो कुल लंबाई हो गई 576 किलोमीटर। और इसमें से राजस्थान में कितनी बहती है? तो 171 किलोमीटर, है ना। तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये इस माही नदी का क्षेत्र हुआ। अब माही नदी को जैसा कि आप लोग देख रहे हो तो पहली बात तो यह है दक्षिण में ही शुरू हो रही है और वापस दक्षिण में ही खत्म होने वाली नदी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। तो ये ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो माही नदी। उसके बाद दक्षिणी राजस्थान का जो एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर आदिवासी जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये आदिवासियों की गंगा इसको कहते हैं। उसके बाद में इसको हम लोग वागड़ की गंगा कहते हैं। इसके बाद में क्योंकि प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है इसको हम लोग कांठल कहते हैं, तो हम लोग इसको कांठल की गंगा भी कहते हैं। तो एक तो इसका क्या नाम हो गया, इसके उपनाम की जब हम लोग बात करें तो एक तो हो गया कांठल की गंगा। उसके बाद में अपन लोग इसको क्या कहते हैं? वागड़ की गंगा कहते हैं। उसके बाद में अपन क्या कहते हैं? आदिवासियों की गंगा कहते हैं, क्योंकि आदिवासी जनजाति के लोग यहाँ निवास करते हैं तथा वागड़ के जो भी लोग हैं वो जब यहाँ पर किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उसकी जो अस्थियां है वो माही नदी में विसर्जित करते हैं। इसलिए इसको आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं, वागड़ की गंगा भी कहते हैं, काठल की गंगा भी कहते हैं। उसके बाद में ये नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। तो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो नदी कौन सी है? माही नदी है। दक्षिण राजस्थान से ही शुरू होती है और दक्षिण राजस्थान में ही खत्म होने वाली नदी कौन सी है? तो वो माही नदी है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर है। 3 राज्यों में ये नदी जो है बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, है ना। राजस्थान के अंदर जो है वो जब अपन लोग उसके अलावा देखते हैं तो यहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। तो यहाँ जब अपन लोग देखते हैं तो ये कौन कौन से जिलों के बीच में सीमा बनाती है? तो ये सीमा बनाती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य में सीमा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो वो नदी कौन सी हो जाएगी? आपके माही नदी हो जाएगी। ये हो गया माही नदी से रिलेटेड क्षेत्र। अब अपन लोग जब देखते हैं इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं, है ना। तो माही नदी की सहायक नदियां,
अब सहायक नदियों की बात करने से पहले देखते हैं ये नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और त्रिवेणी संगम का निर्माण कहाँ पे करती है? तो ये बेणेश्वर में करती है। और बेणेश्वर किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में। किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में। और कौन कौन सी नदियां इससे मिलती हैं? तो माही के साथ में सोम और जाखम नदियां मिलती हैं। इस प्रकार से माही, सोम और जाखम का त्रिवेणी संगम जो है वो बनता है। कहाँ पर बनता है? डूंगरपुर में बनता है। तो डूंगरपुर जिले के अंदर जो है वो माही, सोम और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम यहाँ पर निर्माण होता है। अब इसकी अगर अपन लोग और भी सहायक नदियों की बात करते हैं, है ना, तो इस क्षेत्र की जब अपन लोग देखते हैं तो इसमें जो और प्रमुख सहायक नदियां है वो कौन कौन सी हैं? तो और प्रमुख अन्य सहायक नदियों की बात करें तो एक तो है अनास नदी, उसके बाद में एक है चाप नदी, उसके बाद में एक है एराव नदी, उसके बाद में एक है हरण नदी। ये इसकी प्रमुख अन्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कई बार प्रश्न ऐसा बनता है कि जब यहाँ पर जो है ना, जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो राजस्थान के बांसवाड़ा में इसके ऊपर माही बांध का निर्माण कराया गया है, जिसको अपन लोग कहते हैं माही बजाज सागर परियोजना। तथा गुजरात के अंदर इसके ऊपर जो बांध है वो बांध कौन सा है? तो इसको हम लोग कहते हैं कडाणा बांध। तो इस प्रकार से राजस्थान में जो बांध बना हुआ माही नदी के ऊपर, तो इस नदी के ऊपर बांध कितने हो जाएंगे? 2 बांध हो जाएंगे। एक तो है माही नदी पर माही बांध है, जिसको अपन लोग कहते हैं माही बजाज सागर परियोजना, और एक है कडाणा बांध। ठीक है, तो कडाणा बांध तो विशुद्ध रूप से जो है वो गुजरात का है ना, यानी कि गुजरात में स्थित है और गुजरात का बांध है, जबकि ये राजस्थान में स्थित है, लेकिन राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है माही नदी के ऊपर स्थित माही बजाज सागर परियोजना। लेकिन माही नदी पे मध्य प्रदेश के अंदर इससे मिलने वाली जो सहायक नदी है वो कौन सी? ये प्रश्न कई बार बनता है। तो वो सहायक नदी है ईरू। तो माही नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? ईरू हो जाएगी। या फिर राजस्थान से पहले माही में मिलने वाली माही की सहायक नदी कौन सी है? ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर भी क्या आ जाएगा? ईरू नदी आ जाएगा। इस प्रकार से ये कुछ इससे रिलेटेड चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इससे रिलेटेड और भी कुछ प्रश्न है जो इसमें कई बार जो है वो बन जाते हैं। अब इसमें जब अपन लोग देखते हैं तो माही नदी का जो ये वाला क्षेत्र है, जो आप लोगों के बांसवाड़ा से होकर के प्रतापगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर माही नदी का जो क्षेत्र है इसमें 56 गांवों का क्षेत्र है, अथवा 56 नदी नालों का जो पानी है वो माही नदी में मिलता है। तो बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं 56 बेसिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? हम लोग 56 बेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्षेत्र हो गया आप लोगों के 56 बेसिन का, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र हो गया, जिसको हम लोग 56 बेसिन कहते हैं। उसके बाद में जब अपन लोग देखें तो माही नदी का जो क्षेत्र है उसको वागड़ में पुष्प प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को वागड़ में पुष्प प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जब अपन लोग बात करते हैं इसकी सहायक नदियों में, तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो सोम नदी है। कौन सी नदी है? सोम नदी है। और ये जो सोम नदी है वो कहाँ से होकर के निकलती है? तो सोम नदी निकलती है आपके बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से। बीछा मेड़ा की पहाड़ियां कहाँ है? उदयपुर में। तो ये जो सोम नदी है वो उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। तो उदयपुर और डूंगरपुर में सीमा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो वो नदी कौन सी है? सोम नदी है। और सोम नदी के ऊपर डूंगरपुर जिले में बांध बना हुआ है, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? सोम कमला आंबा बांध। क्या कहते हैं इसके ऊपर? सोम कमला आंबा बांध बना हुआ है। और ये बांध जो है वो डूंगरपुर जिले में कहाँ पर है? आसपुर के अंदर है। कहाँ पर है? आसपुर में है। उसके बाद में फिर अपन लोग जब देखते हैं तो इसकी एक और सहायक नदी है, वो कौन सी है? जाखम है। और जाखम कहाँ से होकर के निकलती है? प्रतापगढ़ से होकर के निकलती है। और प्रतापगढ़ के अंदर कहाँ से निकलती है? छोटी सादड़ी से होकर के निकलती है। कहाँ से होकर के निकलती है? प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी से होकर के और फिर निकलती है। और इसके ऊपर प्रतापगढ़ में बांध बनाया हुआ है, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? जाखम बांध कहते हैं, है ना। और ये भी माही की एक प्रमुख सहायक नदी है। अब फिर हम लोग जो है वो इससे ही रिलेटेड और भी कई सारी चीजें हैं जो हम लोग अगर देखें तो एक तो इसमें जो एराव नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, तथा राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से होता है? कुशलगढ़ से होता है ना। तो एराव नदी जो है वो भी इसकी एक प्रमुख नदी है, जो मध्य प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र से आती है, तथा राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? कुशलगढ़ से होकर के राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में इसकी एक और प्रमुख नदी कौन सी है? अनास नदी है, जिसके ऊपर बांसवाड़ा जिले के अंदर अनास पुल भी बना हुआ है। इस प्रकार से ये हो गया आप लोगों के माही नदी घाटी का क्षेत्र। धन्यवाद, शुभकामनाएं।